Good afternoon to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC, a one-stop solution to all India Bar Examination Preparation. एडिशन का नाम है 19th, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है नवंबर 15th और एग्जामिनेशन डेट जो कि एक्सटेंड हो गई है बाय द वे ऑफ पोस्टपोनमेंट वो है दिसंबर 22। तो ऑलमोस्ट एक महीने का एक्सटेंशन आप सभी को मिल चुका है, उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। जो बच्चे अभी तक ये सोच रहे थे कि इस एग्ज़ामिनेशन को कैसे पास करेंगे, इस एग्ज़ामिनेशन में जो नए लॉज हैं उनको कैसे टैकल करेंगे, तो उन सब के लिए ये प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है बहुत सारी चीज़ें। बस आप इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, आपका ये पेपर निकलने वाला है। हम जजमेंट सीरीज़ अपनी अनाउंस कर रहे हैं, मटेरियल अपना अनाउंस कर रहे हैं विच विल बी अवेलेबल टू यू ऑल, टेस्ट सीरीज अपनी अनाउंस कर रहे हैं और नया बैच लेके आ रहे हैं। ऑल ऑफ दिस एंड मोर इन द कमिंग वीडियो। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी लॉज एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों ये टोटल 4 लॉज हैं, दीज आर टोटल 4 लॉज। एग्जाम में इनका वेट प्रोपोर्शन है 8 मार्क्स का, यानी कि 2 marks for each of the Bayer Act, 2 marks for each of the Bayer Act। और इसमें जो हमें एक्यूरेसी चाहिए वो एक्यूरेसी चाहिए 100% की, इसमें एक भी मार्क्स आपके नहीं जाने चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम इसे अप्रोच करेंगे। यू विल कम टू रियलाइज कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट में सवाल होंगे थोड़े से लेंदी। दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स अक्सर देख के डर जाते हैं, दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ स्मॉलर। अब इस क्वेश्चन में आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो हर क्वेश्चन को पढ़ने में भी टाइम लगेगा, उसका सोल्यूशन निकालने में भी टाइम लगेगा, पर अल्टीमेटली इसमें एक्यूरेसी बेटर रहेगी। योर एक्यूरेसी विच विल बी मच बेटर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर इट, राइट। ए एंटर्स 2012 का सवाल है ना। यू डू रिमेंबर कि स्पेसिफिक लीफ एक्ट में 2018 से पहले प्रायर टू 2018 देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। सो स्पेसिफिक लीफ एक्ट को आप बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे, उसके क्वेश्चंस जो होंगे वो स्किप करेंगे या फिर उसमें से ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। बट अदर देन स्पेसिफिक लीफ एक्ट, तीनों एक्ट अदर एक्ट्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं आए, तो इन तीनों के सवाल हम आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। ए एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद बी एंड सी। ए एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट, ए एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद बी एंड सी, ठीक है। बी और सी के साथ अग्रीमेंट में आ गया नंबर 1, ठीक है। ए अग्रीज टू सप्लाई बी विथ ऑरेंजेस। ए ने अग्री किया सप्लाई करेगा बी को क्या, ऑरेंजेस, एंड टू सप्लाई सी विथ मैंगोज। ए ने अग्री किया कि बी को सप्लाई करेगा ये ऑरेंजेस, सी को सप्लाई करेगा ये क्या, सी को सप्लाई करेगा मैंगोज। सब्सिक्वेंटली ए फेल्स टू सप्लाई बोथ बी एंड सी विथ फ्रूट्स एज प्रॉमिस्ड। इन्हें क्या कर दिया, ए फेल हो गया बी और सी को सप्लाई करने में फ्रूट्स एज प्रॉमिस्ड। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इन द लाइट ऑफ दीज फैक्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेट है। बी एंड सी मस्ट फाइल सेपरेट सूट्स एज ए हैज एंटर्ड इनटू सेपरेट अग्रीमेंट्स विद बी एंड सी। बी एंड सी मस्ट फाइल सेपरेट सूट्स एज ए हैज एंटर्ड इनटू सेपरेट अग्रीमेंट्स विद बी एंड सी। सही बात है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी, तो ए मस्ट फाइल अ सेपरेट सूट। कॉज ऑफ एक्शन क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट प्लस डिनाइल ऑफ राइट बाय दैट डिफेंडेंट। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कॉज ऑफ एक्शन है 2 चीजें, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ राइट कैसे आया, कॉन्ट्रैक्ट से। अगेंस्ट बी को कैसे आया, बी को आया ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से और सी को भी आया ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो देयर वेयर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स वे वायलेटेड बाय वे ऑफ ए। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ राइट था और फिर उसके बाद ए ने क्या किया, डिनाइल ऑफ राइट कर दिया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ राइट प्लस डिनाइल ऑफ दैट राइट, ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपकी कॉज ऑफ एक्शन।
Cause of action against whom? Cause of action against A. Cause of action in favor of whom? Cause of action in favor of B and cause of action in favor of C, separately, independently, simultaneously, है ना? In the light of these facts and principles below, which of the following statement is most accurate? तो ये तो हो गया, ये मुझे ठीक लग रहा है. B and C may file suit against A together. अब फाइलिंग ऑफ सूट टुगेदर ये हो गया सिविल लॉ का प्रिंसिपल, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का प्रिंसिपल्स कि फाइलिंग ऑफ सूट टुगेदर यानी ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कह लें अपन, या रिप्रेजेंटेटिव सूट कह लें कि एक दूसरे के बिहाफ पे कर रहा है. जैसे मान लीजिए बी जो है वो सी के बिहाफ पे लड़ रहा हो, पर यहाँ पे क्योंकि टुगेदर कह रहे हैं कि फाइलिंग ऑफ सूट टुगेदर, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन हो गया है और दोनों जाके वो सूट फाइल कर रहे हैं. इज दिस पॉसिबल, इज दिस परमिसिबल, क्या ये हो सकता है? एज एज फेलियर टू सप्लाई देम फ्रूट इज कॉमन कॉज ऑफ एक्शन. नहीं, ये कॉमन कॉज ऑफ एक्शन तो नहीं है. बी के पास जो कॉज ऑफ एक्शन आ रही है वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ए, और सी के पास जो कॉज ऑफ एक्शन आ रही है वो भी सेपरेटली आ रही है अपने कॉन्ट्रैक्ट से. तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अलग है, सब्जेक्ट मैटर इज डिफरेंट, पार्टीज आर डिफरेंट, therefore these do not have a common cause of action. B and C may file a suit against A together as the right to relief arose from the same act. Right to relief arose from the same act. अब ये ऐसा बोल रहे हैं. That is A's failure to supply them with fruit. B and C may file a suit against A together. B और C क्या कर सकते हैं? फाइल कर सकते हैं suit against A together as the right to relief, ये हुआ ना, राइट टू रिलीव अरोज फ्रॉम द सेम एक्ट, दैट इज एज फेलियर टू सप्लाई देम विथ फ्रूट्स. अब यहां पे सेम एक्ट भी नहीं है, डिफरेंट एक्ट. ए के साथ बी का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, ए के साथ सी का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, तो ना सेम एक्ट है, ना सेम ट्रांजैक्शन है, ना सेम कॉज ऑफ एक्शन है, कुछ भी सेम नहीं है. बी एंड सी में फाइल अ सूट टुगेदर एज द राइट टू रिलीफ अरोज फ्रॉम द सेम एक्ट, दैट इज एज फेलियर टू सप्लाई देम विथ फ्रूट्स. सिर्फ फ्रूट लिखने से वो सेम नहीं हो जाएंगी. वन इज विथ रिस्पेक्ट टू मैंगो, वन इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑरेंजेस. देयर अग्रीमेंट आर डिफरेंट. द पार्टीज हु हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट इज डिफरेंट. जो बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वन इज विथ ए एंड बी, वन इज विथ ए एंड सी, तो ये सब कुछ अलग है, तो ये भी नहीं होगा. B and C may file suit against A together as the right to relief arose from the same transaction. नहीं, same transaction भी नहीं है, different transaction है. That is A's agreement with B and C. सिर्फ लिखा है A's agreement with B और C, पर हैं तो agreement अलग अलग ना, एक एक्ट का पार्ट तो नहीं बन रहा है ना वो. B and C may file a suit together as common question of law and fact would arise if they filed separate suit. That does not mean anything. सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन ये ऑर्डर 1 रूल 1 की रिक्वायरमेंट ही है, ऑर्डर 1 रूल 3 की भी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं ना, यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं ऑर्डर 1 रूल 2 का या फिर ऑर्डर 1 रूल 3A का, दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग हियर, बिकॉज कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, लॉ तो चलो फिर भी आ भी जाए, फैक्ट्स तो नहीं आएंगे ना. वन इज विद रिस्पेक्ट टू ऑरेंजेस, अदर विद रिस्पेक्ट टू मैंगोज, एंड दे हैव नॉट डन इट इन द सेम ट्रांजैक्शन, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है. इसको अगर सिंपली भी देखें, बहुत सिंपल तरीके से आप हिट करना चाहें, तो आप इतना समझ लें कि ए के 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए तो दोनों के खिलाफ केसेस जो होंगे वो सेपरेट होंगे, बस खत्म. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ज्वाइंट नहीं है, सेम ट्रांजैक्शन में भी नहीं करेगा, सेम एक्ट में भी नहीं करेगा कि एक ही साइन करने से दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अपना 1 हो जाएगा कि ए, बी एंड सी मस्ट फाइल सेपरेट सूट्स एज ए हैज एंटर्ड इनटू सेपरेट अग्रीमेंट. वर्ड्स क्या है? सेपरेट अग्रीमेंट विद बी एंड सी. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एक्यूरेट. पहले अपन ने पढ़ा था मोस्ट एक्यूरेट, अब अपन पढ़ रहे हैं लीस्ट एक्यूरेट. लीस्ट एक्यूरेट मतलब ऑलमोस्ट इनकरेक्ट. इट इज ऑल्सो accurate but it is least amongst the other option. In relation to negotiable instrument in terms of Negotiable Instrument Act 1881. A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check either to order or to bearer. Section number 13.
डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ दी है? डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 13 ऑफ एनआई एक्ट। सबसे पहले तो ये लिख दो, ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है। तो ये अपना ऑप्शन क्या हो सकता है? ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लिखा है लीस्ट एक्यूरेट। ठीक है, नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक टू एनी पर्सन विच मेक्स दैट पर्सन द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएशन की डेफिनेशन कहाँ दी है? सेक्शन 14 में। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर। जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी ए से बी को, तो ए अगर बी को किसी चेक को देगा या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को देगा या प्रॉमिसरी नोट को देगा, उसे डिलीवर कर देगा या फिर पीछे एंडोर्समेंट करके या बिना एंडोर्समेंट के, तो ही हैज़ देयर बाई नेगोशिएटेड द इंस्ट्रूमेंट। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो जो एक्ट ऑफ ट्रांसफर है उसको अपन नेगोशिएशन बोलते हैं। कॉमन टर्म्स में मत सोचना आप कि कॉमन टर्म्स में नेगोशिएशन होता है कि आप किसी के साथ क्या कर रहे हो, पैसों का नेगोशिएशन कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, उससे वो कर रहे हो, बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नेगोशिएशन है। या फिर टर्म्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ नेगोशिएट, वो नेगोशिएशन नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सिंपल मतलब है कि जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गई, चेक हो गया या फिर प्रॉमिसरी नोट हो गया, ये मान लीजिए मैं इसका होल्डर हूँ। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको कुछ ना कुछ पैसा दिया होगा, तब तो आपने मुझे चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया है, बिना उसके तो आपने नहीं दिया होगा। वाई विल यू गिव मी चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इफ आई हैव नॉट फॉरवर्डेड यू मनी, इफ आई एम नॉट द क्रेडिटर एंड यू आर द डेटर। अगर अपने बीच में ये रिश्ता नहीं होगा, देन वाई विल आई गिव यू लोन, वाई विल आई गिव यू चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर आप मुझे देंगे, तभी देंगे जब मैंने आपको उधार दिया होगा, राइट? तो ये जब उधार मैंने आपको दिया और आपने उसकी एवज में मुझे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक दिया, तो ये अब मेरे पास है। अब मान लीजिए ये मैं किसी और को दे देता हूँ ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, और उससे मैं उधार ले लेता हूँ, तो ये जो एक्ट है ट्रांसफ़र का, कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी हो गई, और जो एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग है उसे अपन नेगोशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो हो गया नेगोशिएशन। नेगोशिएशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक टू एनी पर्सन विच मेक्स दैट पर्सन द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वर्ड क्या है? होल्डर। ये दिया कहाँ है? ये सेक्शन 14 में दिया। ये भी सही डेफिनेशन है। अ पर्सन अफिक्सिंग सिग्नेचर ऑन द इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इंडोर्सर। अब इंडोर्सर क्या है? मान लीजिए ये आपका चेक है, ठीक है, चेक के पीछे वाले हिस्से में जो ब्लैंक साइड होती है उसमें आपने अपना साइन कर दिया और नाम लिख दिया किसी थर्ड पर्सन का, एक्स वाई का। अब जो ये होल्डर हो गया इस चेक का, वो हो गया एक्स वाई। इसको कहते हैं एंडोर्समेंट, कि नीचे अपना नाम लिखना, ऊपर पर्सन का नाम लिख दिया कि एक्स वाई को ये प्रॉपर्टी अब मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यदि ये ऑर्डर पे होगा चेक, बियरर तो कभी वंस अ बियरर ऑलवेज अ बियरर होता है चेक में। बियरर का मतलब आगे लिखा होता है कि बियरर्स चेक। तो उसके बाद आप उसके पीछे कुछ भी लगते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो चेक किसी को भी मिल गया तो उसे बैंक में जाके एनकैश करा सकता है। पर यहाँ पे हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होता है एंडोर्समेंट ऑर्डर वाले में। ऑर्डर वाले में जैसे चेक के आगे मैंने नाम लिखा है राहुल, राहुल को 1 लाख रुपए मैं देता हूँ चेक से, ठीक है, ये लिखा है, तो ये से अपन कहते हैं ऑर्डर। अब राहुल ने क्या किया, नीचे अपने सिग्नेचर करे राहुल के नाम से और ऊपर नाम लिख दिया किसी भी पर्सन का जिसको वो ये चेक ट्रांसफ़र कर रहा है। लाख रुपए की संपत्ति ट्रांसफ़र कर रहा है, उसने लाख रुपए उससे उधार लिए एक्स वाई को और एक्स वाई को वो चेक दे दिया। तो जैसे उसने वो चेक दिया, नेगोशिएट करा इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ़र करा इंस्ट्रूमेंट, तो वो कहलाएगा इंडोर्सर। जैसे ही वो साइन करेगा वो कहलाएगा इंडोर्सर। तो ये डेफिनेशन भी सही है। इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, इंडोर्समेंट इन फुल, सेक्शन 16। मेरे हिसाब से इंडोर्समेंट की जो डेफिनेशन है वो दी है 15 में। अब देख लेना एक बार। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ओनली टू बी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, ये भी ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी और पर्पस के लिए नहीं होता, इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मनी, ये भी ठीक है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे नॉट बी प्रिज्यूम्ड टू बी मेड और ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन। अब ये देखिए यहाँ पे प्रिजम्पशन क्या होता है, आप समझते हैं ना, उपधारणाएं। लॉ में प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू या फिर इन लॉ। लॉ में कुछ बातें लॉ प्रिज्यूम करके चलता है। द लॉ प्रिज्यूम्स सम ऑफ द थिंग्स या स्टेट ऑफ अफेयर्स
and the parties need not prove those facts, law will presume it is in their favor. तो इसे अपन कहते हैं presumption. जैसे any person who is killing another person, वो नशे में नहीं है, ये लॉ प्रिज्यूम करके चलता है. वो पागल नहीं है, ये लॉ प्रिज्यूम करके चलता है. एनी पर्सन हु इज मर्डरिंग समवन इज नॉट इंटॉक्सिकेटेड, इज नॉट मेंटली इल, द लॉ विल प्रिज्यूम दिस थिंग्स अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज, जब तक कि वो सामने वाला उसका उल्टा प्रूव नहीं कर देता. वैसी ही प्रिजम्पशंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में होती हैं. वो क्या प्रिजम्पशंस होती हैं? जैसे सेक्शन 118, सेक्शन 118, इसे मैं पढ़ा ही देता हूँ. इट वुड बी मोर रेलेवेंट और आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी अगर आप इसे अभी समझ जाएं. अगर आपने इतना भी समझ लिया तो आपको बहुत हद तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे सीधे आइए आप 118 पे. हाँ, ये देखिए, इंडोर्समेंट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, नेगोशिएशन हो गया, इंडोर्समेंट हो गया, ये सब मैं बता चुका हूँ. इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, इंडोर्समेंट इन फुल हो गया, ये सब आपका हो गया अभी अभी. और अच्छे से अगर आपको पढ़ना हो तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स. 2 घंटे की डेली मैं क्लास लेता हूँ 8 से 10 बजे की. यू कैन ज्वाइन बाई द नंबर गिवन बिलो. हमारे टेलीग्राम पर जाइए, हमसे लिंक करिए, हमसे जुड़ने की कोशिश करिए, या फिर हमें यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए. वी विल गेट इन टच विथ यू एंड गेट अस एनरोल्ड. हमारा नया बैच हम अनाउंस कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी ऑन 4th November. सो काइंडली डू लुक अप टू इट इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन क्लियरिंग दिस एग्जाम. And if you are not confident with respect to this exam, you can get in touch with us and we will get you cleared. I cannot guarantee your selection, but if I say what you are doing, what you do, and you follow the path which I am showing to you, अगर आप उस पर चलते हैं, जो जो मैं बताता हूँ वो आप करते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आप इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएं. दिस इज़ अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. बहुत कुछ चीज़ें हैं, पर हो सकता है आपको कि आप ना लें कोर्स या आपको कुछ भी ना हो, पर ये एटलीस्ट PYQ सीरीज़ पे आप बहुत ध्यान दें. अगर आप PYQ सीरीज़ भी ध्यान देंगे एंड इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. हम टाइम टेबल डाल रहे हैं, उसे फॉलो करें. स्टडी प्लान डाल रहे हैं, उसे फॉलो करें. जो बेसिक चीज़ें डाल रहे हैं उसे आप फॉलो करें. यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. सिर्फ 500 रुपये का जो एक कोर्स है, इसमें आपको 2 घंटे डेली क्लासेस लूँगा. हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बियर एक्ट मिलेगा. जजमेंट सीरीज जो हम ला रहे हैं, जजमेंट सीरीज़ में आप देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल हमारा क्या है. बहुत मेहनत करवा रहे हैं. मैं खुद पर्सनली बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि ये सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें. जो सिर्फ दिखाने के लिए, बेचने के लिए लोग कर रहे हैं, वो सब काम ये DLC प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा है. बड़ी ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ मैं आज कह रहा हूँ कि DLC जैसा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है आपको, वो आपको शायद मार्केट में नहीं मिलेगा. बेस्ड ऑन दिस प्राइसेस, बेस्ड ऑन दिस स्टैट्स, आपको ये मटेरियल नहीं मिलने वाला मार्केट में. और आप चेक कर सकते हैं हमारा मटेरियल, आप PYQ से मिला के देख सकते हैं कि वी हैव कवर्ड द सब्जेक्ट इन इट्स एंटायरिटी. अगर हम हाईलाइट, बेयर टेक्स्ट को हाईलाइट करके दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारे मटेरियल में जो हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा उसकी क्वालिटी हम क्या देने वाले हैं. मटेरियल की कॉस्ट बहुत नॉमिनल हम रखने वाले हैं. MCQ सीरीज़ अगर आप इंडिपेंडेंट बाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. और पूरा कोर्स कंपेंडियम की टोटल प्राइस 500 रुपये रखी है. आई डोंट थिंक कि मार्केट में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो 500 रुपये में इतनी चीज़ें देगा इस क्वालिटी में. ऑन दैट नोट, लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन. अब मैं पढ़ा रहा था आपको 118, है ना. अब देखिए, ये दिया है प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. क्या दिया है? प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. अब ये कुछ प्रिजम्पशंस की बात कर रहे हैं. प्रिजम्पशंस यानी उपधारणाएं. अब ये पहला ही दिया है प्रिजम्पशंस एज टू कंसिडरेशन दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसको अपन डाउनलोड ही कर लेते हैं.
ठीक है, अब अपन ने खोला इसमें सेक्शन नंबर 118 खोला है ना। इसमें अपन ने खोला सेक्शन नंबर 118 और 118 खोलने के बाद आप जैसे ही पढ़ेंगे सबसे पहला हेडर 118 का सब क्लॉज ए, आपको बस याद कर लेना है। इसमें दो ही प्रिजम्पशन है जो आपको याद करने हैं। वन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 118 एंड अनदर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 139। देयर इज अनदर प्रिजम्पशन विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 140 ऑल्सो। सो इफ यू बाई हार्ट दीज 3 सेक्शंस तो आपको खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेयर। जस्ट रीड दिस that every negotiable instrument was made or drawn for consideration. So the law is presuming that whenever you make or write a check for someone, you owe that person amount which you are stating in the negotiable instrument. तो यदि मैं आज ये आपको चेक देता हूँ लाख रुपए का, तो लॉ विल प्रिज्यूम कि आपने मुझे 1 लाख रुपए उधार दिए होंगे. इट इज फॉर कंसिडरेशन. द कंसिडरेशन इज मनी. ये देखिए, was drawn for consideration, and every such instrument when it has been accepted, endorsed, negotiated, transferred was accepted, negotiated, endorsed and transferred for consideration. अब मैं आपने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया सी को, तो आपने सी से 1 लाख रुपए लिए होंगे. तो लॉ ये प्रिज्यूम करता जाता है. एक तो कंसिडरेशन यहाँ दिया, दूसरा कंसिडरेशन कहाँ दिया है 139 में, ये आ गया 139. प्रजम्पशन 139 में, प्रजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, होल्डर के फेवर में प्रजम्पशन. इट शैल बी प्रिज्यूम, आप अपने बैरक खोल सकते हैं. इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्री इज प्रूव्ड दैट द होल्डर ऑफ चेक received the check of the nature referred to in section 138 for discharge in whole or in part of the debt or other liability. डेट या फिर अदर लाइबिलिटी में उसके डिस्चार्ज के लिए सेक्शन 138 में इन होल और इन पार्ट और अदर लाइबिलिटी, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्री इज प्रूव्ड, अनलेस द कॉन्ट्री इज प्रूव्ड दैट द होल्डर ऑफ चेक रिसीव द चेक. होल्डर यानी कि जैसे मैं धारक हूं चेक का, उसने रिसीव जब किया चेक फॉर डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ डेट और अदर लाइबिलिटी, तो उधार को चुकाने या देने के लिए मुझे वो पैसा मिला होगा, मुझे वो चेक मिला होगा. मतलब वही सेम प्रजम्पशन जो कि 118 सब क्लॉज ए में दे रखा है. तो दो जगह प्रजम्पशन दे रखे. अब ये क्या क्या आ रहे हैं आपसे, सवाल पर आते हैं. सवाल पे आके, अ नेगोशिएशन मे नॉट प्रिज्यूम टू बी मेड और ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन. ये डायरेक्टली गलत है. ये सिर्फ लीस्ट एक्यूरेट नहीं है, ये क्या है, ये गलत है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 5. लीस्ट एक्यूरेट इसमें पूछा था, तो लीस्ट एक्यूरेट 5 पे आ जाइए. Which of the following statements best describes the doctrine of privity? Which of the following statements best describes the doctrine of privity as it is applicable to contract law? अब ये क्या कह रहे हैं, Which of the following statements best describes the doctrine of privity as it is applicable in contract law? Privity क्या है, doctrine of privity. Privity क्या होता है, essentially privity का मतलब होता है parties to the contract. ठीक है, असेंशियली क्या होता है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है. प्रिविटी का मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हैं, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ में जाके. तो अगर ए और बी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो सिर्फ उन्हीं के पास ये पावर है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं और उसे एनफोर्स कराएं. इसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी. प्रिविटी यानी जो पास पास हैं, जो एसोसिएटेड हैं. ठीक है, एक होता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन. ये तो हो गया प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कौन एनफोर्स करवा सकता है, विच हु आर पार्टीज टू द एग्रीमेंट. सो इफ ए एंड बी आर पार्टीज टू द एग्रीमेंट, दे वुड बी कंसिडर्ड इन प्रिविटी. अब प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है कि ए एंड बी केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट, देन द कंसिडरेशन मस्ट फ्लो फ्रॉम बी टू ए एंड फ्रॉम ए टू बी. ए ने बोला कि मैं 100 बोरे गेहूँ दूंगा तुम्हें, तो कंसिडरेशन फ्लो कर रहा है ए की तरफ से बी को, और बी बोल रहा है कि मैं 100 रुपये दूंगा आपको, तो कंसिडरेशन फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी टू ए. तो ये दोनों जो हैं, ओनली दीज टू कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा.
कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड ओनली व्हेन देयर इज प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। इंडिया ये रूल, दूसरा वाला रूल फॉलो नहीं करता। इन इंडिया देयर इज नो रूल विथ रिस्पेक्ट टू प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, बट